हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में जो चैप्टर अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। ये टॉपिक हमारा इंडियन इकोनॉमिक्स में से है, इंडियन इको में से। तो देख लेते हैं इस चैप्टर में हमें पहले क्या स्टडी करना है। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स रियलिटी में है क्या। ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू एबिलिटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स टू कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी। एक कंट्री की इकोनॉमी में जो भी वैल्यू एडिशन होने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स। रियलिटी में ह्यूमन रिसोर्स का मीनिंग इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। ह्यूमन रिसोर्स को हम रियलिटी में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट रेफर टू द एबिलिटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग जिसकी वजह से किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन होती है। इसका प्रॉपर मीनिंग थोड़ा न्यूमेरिकल फॉर्म में आपको आगे समझ में आने वाला है, पर फिलहाल अब हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो एबिलिटीज वर्ड है, एबिलिटीज वर्ड का मतलब क्या है। एबिलिटीज वर्ड का मतलब है यहाँ पर स्किल्स एंड द एक्सपर्टाइज। मतलब एक पर्सन के अंदर जो कुशलता है या किसी काम को करने की विशेषता है या स्पेशलाइजेशन है, उस बात को ये क्या बोल रहे हैं, एबिलिटी। मतलब किसी भी इंसान की एबिलिटी की वजह से, उसकी स्किल या एक्सपर्टाइज की वजह से कंट्री की इकोनॉमी में या जो भी वैल्यू एडिशन होता है वो हम इसमें लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है और ये एग्जाम्पल एज इट इज़ आपकी बुक में भी दिया हुआ होगा। मान लो जैसे एक फार्मर है, एक किसान है, उसके पास एबिलिटी है जैसे खेत में अनाज बोने की, है ना, तो ये उसकी एबिलिटी है। बट एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, उसकी एबिलिटी क्या है, वो हमको हाई क्वालिटी के बीज देता है, हाई क्वालिटी के बीज देता है, पेस्टिसाइड्स देता है, जिससे हमारी फसल बहुत अच्छी होती है। तो वो उस एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की एबिलिटी है। इसी तरह से एक एग्जांपल और भी दिया हुआ है, एक डॉक्टर के अंदर एबिलिटी है, एक डॉक्टर के अंदर स्किल है, एक्सपर्टाइज है, जिसकी वजह से वो पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करता है, उनका ख्याल रखता है। अब एक डॉक्टर को ध्यान रखना है तो डॉक्टर कोई मेडिसिन भी लिखता होगा, वो मेडिसिन कौन बनाता है, वो फार्मा कंपनी बनाती है। तो फार्मासिस्ट क्या करेगा, फार्मासिस्ट के अंदर एक एबिलिटी है कि जो भी मेडिसिन डॉक्टर ने लिखी है, प्रिस्क्राइब्ड की है, वो उस मेडिसिन को क्या करता है, रेडी करता है, प्रिपेयर करता है। तो वो उसकी अपनी एक एक्सपर्टाइज है। मतलब फार्मर की खुद की एक्सपर्टाइज है और इसी तरह से एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की अपनी एक्सपर्टाइज है, इसी तरह से डॉक्टर की अपनी एबिलिटी है, फार्मासिस्ट की अपनी एबिलिटी है। तो ह्यूमन रिसोर्स का फिलहाल अभी आप ये समझ लीजिए, आगे की स्लाइड्स के अंदर आप इस टॉपिक को थोड़ा सा और डिटेल में समझ पाएंगे। ये देखिए, ये पिक्चर आपको क्या कह रही है। अब इस किसान ने क्या किया, इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इसके पास देखो कितनी सारी प्रोडक्शन हो गई है, जबकि ये किसान ने पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया, इसके पास फसल देखो, क्रॉप की प्रोडक्शन कितनी हुई, कम हुई है। तो इसीलिए क्या कह रहा है कि हम दोनों के पास भाई ज़मीन तो बराबर है, तो इतनी ज़मीन होने के बाद भी मेरी जो फसल है तेरे वाले से कम कैसे है। तो इसका जवाब क्या है, स्किल एंड एक्सपर्टाइज की वजह से आप क्या कर सकते हो, कहीं ना कहीं ग्रोथ कर सकते हो। ग्रोथ को डिसाइड करता है, ग्रोथ को डिसाइड करता है। तो यहाँ पर हम इसको आपकी बुक में भी आप समझना चाहें तो देख सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल का रियलिटी में मतलब क्या है। ह्यूमन कैपिटल रियलिटी में एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम फिर से बात कर रहे हैं, हम स्किल्स की, एक्सपर्टाइज की, एक नेशन की एक गिवन टाइम पर, मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारी कंट्री में कितने लोग स्किल्स हैं, कितने लोग एक्सपर्ट हैं, उन लोगों की हमारी कंट्री में कितनी संख्या है, कितने नंबर्स हैं, कितने हैं वो लोग। मतलब एग्जाम्पल की अगर फॉर्म में कहें कि इट इज़ द सम टोटल ऑफ द इंजीनियर्स, डॉक्टर, प्रोफेसर्स या वर्कर्स ऑफ ऑल टाइप्स। मतलब मान लो आज की डेट जो भी है, मान लो आज दिसंबर 2024 है, 31 दिसंबर 2024 को लेट्स सपोज करो कि हमारी कंट्री में इस प्रकार के स्पेशलिस्ट लोगों का जो टोटल है उसको ये क्या बोल रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है। अब मान लीजिए 1 जनवरी 2024 को हमारे पास 10 लाख स्किल्ड पीपल हैं और 31 दिसंबर 2024 को हमारे पास वही 40 लाख हो जाते हैं। तो जो बीच का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रियलिटी में एक फ्लो कॉन्सेप्ट है और ह्यूमन कैपिटल रियलिटी में एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है।
तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? इट इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू द स्टॉक। स्टॉक के अंदर जो ऐड हुआ, पहले स्टॉक कितना था 10 लाख, अभी स्टॉक कितना हो गया 40 लाख, तो 10 लाख से लेकर 40 लाख तक पहुंचने में कितने लोग ऐड हुए हैं? 30 लाख। तो 30 लाख लोगों को ये क्या कह रहा है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो जब ज्यादा से ज्यादा इंजीनियर या डॉक्टर्स या स्पेशलिस्ट लोग इस स्टॉक के अंदर ऐड हो जाते हैं, तो जितने लोग ऐड हुए हैं उसको ये क्या कह रहा है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये टॉपिक न्यूमेरिकल फॉर्म में थोड़ा सा आपको आगे और समझ में आने वाला है। तो फिलहाल हम यहाँ पे ये देख लेते हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोले तो जिसको हम HCF भी बोल रहे हैं शॉर्टकट के अंदर, यस HCF, इसका रियलिटी में मीनिंग क्या है? तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एडिशन मेड टू द स्टॉक ऑफ द स्किल्ड एंड द कैपेबल पीपल इन द कंट्री ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक जितने भी लोग और ऐड हुए हैं, एक्सपर्ट के अंदर लगा लो कि इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेशनल हैं, जो भी लोग ऐड हुए हैं स्टॉक के अंदर। पहले स्टॉक क्या था 10 लाख लोगों का, अब स्टॉक क्या हो गया 40 लाख लोगों का, तो डिफरेंस कितना आ गया 30 लाख। तो 30 लाख लोगों को क्या बोल रहा है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो इन अदर वर्ड्स ह्यूमन कैपिटल रेफर टू द डेवलपमेंट ऑफ द एबिलिटीज एंड द स्किल्स अमंग द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो कंट्री की पॉपुलेशन के अंदर कितने लोग एबिलिटीज और स्किल्स को लेकर डेवलप हुए हैं, दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो यहाँ पर इन्होंने देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, अगर बिगिनिंग ऑफ ईयर ह्यूमन कैपिटल स्टॉक किसी भी नेशन का मान लो 60 लाख लोगों का है, अभी लास्ट में वो स्टॉक मान लो 70 लाख लोगों का हो जाए, तो यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को हम क्या बोलने वाले हैं? 10 लाख। तो यहाँ पर ड्यूरिंग द ईयर कितने लाख लोग ऐड हुए हैं? 10 लाख लोग ऐड हुए हैं। तो इस 10 लाख को हम क्या बोलेंगे? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, ह्यूमन कैपिटल रियलिटी में एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, जबकि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रियलिटी में एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। इसको मैं फिर से एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझा देता हूं। मान लीजिए आज 31 दिसंबर 2024 है, इस डेट को मान लो हमारे पास आज 40 लाख स्किल्ड या एक्सपर्ट लोग हैं, तो इसको हम बोलेंगे स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्या बोलेंगे? स्टॉक कॉन्सेप्ट। अब मान लीजिए 1 जनवरी 2024 को हमारे पास थे 30 लाख लोग, तो ये भी क्या हुआ? स्टॉक कॉन्सेप्ट। बट ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास कितना इंक्रीज हुआ है? 10 लाख। तो इस 10 लाख को मैं क्या बोलूंगा? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो जो एट ए पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास डेटा है, तो उस डेटा को हम बोलेंगे स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो ये भी स्टॉक कॉन्सेप्ट, ये भी अपने आप में स्टॉक कॉन्सेप्ट, पर दोनों स्टॉक के अंदर डिफरेंस तो आया है ना। तो दोनों डिफरेंस आने की वजह से डिफरेंस कितना का आया? 10 लाख लोग ऐड हुए हैं। तो ये इसलिए कह रहा है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक फ्लो कॉन्सेप्ट है और ह्यूमन कैपिटल एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। आगे देखिए, कहता है कि ह्यूमन कैपिटल के क्या सोर्सेज हैं, या ह्यूमन कैपिटल को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, या कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं। पहली बात, जब हम एजुकेशन के ऊपर खर्चा अच्छा करते हैं, एजुकेशन पे खर्चा करने से क्या होता है? हमारा जीवन जीने का तरीका सुधर जाता है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, है ना, ये सारा हमारा अच्छा होता है। दूसरी बात, अगर हम एक्सपेंडिचर करते हैं हेल्थ के ऊपर, तो हेल्थ के ऊपर खर्चा करने से क्या होगा? हम बीमार नहीं होते, रेगुलर काम पे जाते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रोडक्शन हमारा रुकता नहीं है। तो हेल्थ के ऊपर खर्चा करने से भी क्या होता है? लोगों में स्किल्स, एक्सपर्टाइज बढ़ती है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज होता है, लोग स्वस्थ रहते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जब भी लोगों को हम काम करते करते साथ साथ ट्रेनिंग दे देते हैं और उनको जब काम करना आ जाता है, तो सोच के देखो क्या होगा? वो स्किल्ड हो जाएंगे, वो एक्सपर्ट हो जाएंगे काम करने के अंदर। तो अल्टीमेटली वो क्या बन गया? ह्यूमन कैपिटल बन गया। अगली बात क्या है? स्टडी प्रोग्राम फॉर द एडल्ट्स। तो कभी कभी कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट चलाती है, यो एनजीओ चलाती है। एनजीओ बोले तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, किसके लिए चलाती है? एडल्ट के लिए, ताकि वो अपने काम के एरिया में क्या हो जाए? एक्सपर्ट हो जाए। तो जब कोई काम में बंदा एक्सपर्ट हो ही गया तो उससे क्या हो गया? ह्यूमन कैपिटल बन गई अपने आप। अगली बात, एक्सपेंडिचर ऑन द माइग्रेशन। कभी कभी हम क्या करते हैं? अच्छी अच्छी जगहों पे पढ़ाई करने जाते हैं, है ना, वहाँ से स्टडी करके आते हैं, तो लोग माइग्रेट भी होते रहते हैं। आगे बात, एक्सपेंडिचर ऑन द इंफॉर्मेशन। कभी कभी हम क्या करते हैं?
खर्चा करते हैं इंफॉर्मेशन लेने देने के ऊपर भी। अल्टीमेटली उससे क्या आता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज होती है, ह्यूमन कैपिटल बढ़ती है। ये हमारा टॉपिक हुआ। अगला टॉपिक है ह्यूमन कैपिटल एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ। अरे सिंपल सी बात है, देखो इकोनॉमिक ग्रोथ मींस इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब तो यही होता है ना कि एक कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में इंक्रीज होना है। अब किसी भी कंट्री के अंदर अगर लोग पढ़े लिखे होंगे तो ढंग से काम करेंगे, गड़बड़ियाँ कम करेंगे, छुट्टियाँ कम करेंगे, तो अल्टीमेटली उस कंट्री का प्रोडक्शन अच्छा होने वाला है, वैल्यू एडिशन होने वाली है, तो अल्टीमेटली क्या होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ह्यूमन कैपिटल से भी फिक्स होती है। तो यहीं पर ये लिखा हुआ है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एजुकेटेड पर्सन टू द इकोनॉमिक ग्रोथ इज मोर देन दैट ऑफ द इलिटरेट पर्सन। मतलब अगर अनपढ़ लोग हैं ना, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उसकी बजाय अगर लोग पढ़े लिखे हैं, स्किल्ड है, एक्सपर्ट है, तो उन लोगों की वजह से किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होती है। आगे बात क्या लिखी है, सिमिलरली ए हेल्दी पर्सन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर कोई पर्सन स्वस्थ है, हेल्दियर है, तो उस पर्सन की वजह से भी क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होती है। लेबर की सप्लाई चलती रहती है, लेबर नए नए पैदा होते रहते हैं, नए नए एक्सपर्ट लोग आते रहते हैं, है ना, काम अच्छे से चलता रहता है, सप्लाई नहीं रुकती है, फैक्ट्रियों में काम चलता रहता है। अब एक फैक्ट्री के अंदर मान लो बीमार लोग काम कर रहे हो तो क्या होगा, सप्लाई बार बार रुकती होगी, लोग छुट्टी करते होंगे, काम के अंदर अनइंटरप्ट होता होगा, मतलब काम रुकता रहता होगा, है ना, इंटरप्शंस आती होती होंगी। बट अगर लोग हेल्दी हैं तो काम के अंदर दिक्कत नहीं आती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि एजुकेशन एंड द हेल्थ along with the many other factors like on the object training, job market information and migration increases the income generating capacity of the individual। तो इससे किसी भी पर्सन की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है, तो अल्टीमेटली देश का भी विकास होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है। तो एजुकेशन अच्छी है, हेल्थ अच्छी है, हेल्थ के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, तो अल्टीमेटली एक कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। अगली बात क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन प्रमोट्स इन्वेंशंस, इनोवेशन एंड द टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। तो जब भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात होती है तो कहता है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से सिर्फ प्रोडक्टिविटी ही इंक्रीज नहीं होती, बट इससे क्या होता है कि जो मार्केट के अंदर हमारा जो नए नए इनोवेशंस होते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, नई नई क्रिएटिविटी निकल कर आती है, ये भी तो होता है। हमारा दिमाग अच्छा चलता है, नई नई इन्वेंशंस करते हैं, नई नई क्रिएटिविटी से नया प्रोडक्ट बनाते हैं, नए नए एंटरप्रेन्योर्स में अपना बिजनेस खड़ा करते हैं, तो ये सब भी होने लगता है। मार्केट के अंदर जो नई टेक्नोलॉजी है हम उसको भी ऑब्जर्व करते हैं, तो ये सब चीज़ें होता रहता है। तो एजुकेशन से क्या होता है, एजुकेशन से नॉलेज मिलती है जिससे हम सोसाइटी में आने वाले चेंजेस को हम समझ सकते हैं। साइंटिफिक कुछ एडवांसमेंट आती है, कोई नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, साइंटिफिक नई रिसर्च आ गई, हम उसको भी समझ सकते हैं। इन्वेंशंस हैं या इनोवेशंस हैं तो उनको भी हम समझ सकते हैं। तो सिमिलरली द अवेलेबिलिटी ऑफ द एजुकेटेड लेबर फोर्स फैसिलिटेट एडॉप्शन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी। तो अगर वो बंदा पढ़ा लिखा है तो वो नई टेक्नोलॉजी को समझ सकता है, उसके अकॉर्डिंग काम कर सकता है। अदरवाइज अगर आप सोच के देखो, एक बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, तो क्या करता है, अंधविश्वास को फॉलो करता है। उसको बोल दो भाई इस नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग काम करना है, वो पहले ही पता क्या बोलेगा, ना 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 मेरे से काम नहीं होगा, तो वो पहले ही ना करना स्टार्ट कर देता है। बट एक पढ़ा लिखा इंसान है, उसको मार्केट की नॉलेज है, साइंटिफिक क्या चेंज आ रहे हैं, सोसाइटी में क्या चेंज आ रहा है, क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो अल्टीमेटली वो क्या होगा, बहुत जल्दी येस माइंड होगा, वो जल्दी टेक्नोलॉजी को अडोप्ट कर लेगा। ठीक है भाई, मैं इस बात को मान लूंगा, नई टेक्नोलॉजी को आने दो, हम इस नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग बहुत आसानी से काम कर लेंगे। तो एजुकेटेड पर्सन का बहुत फर्क होता है, नई टेक्नोलॉजी को बहुत तरीके से जल्दी से हैंडल कर लेता है। अगली बात क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है। अरे भाई अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ढंग से हो रही है तो क्या होगा, स्किल्ड लोग हैं हमारे पास, एक्सपर्ट लोग हैं, तो क्या होने वाला है, पहली बात हमारी जितनी भी फिजिकल कैपिटल है, लैंड है ना, मनी है, मशीन्स हैं, उसको हम प्रॉपर तरीके से यूज़ कर पाएंगे। प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, प्रोडक्शन अच्छा होने वाला है, इनोवेशंस होने वाली हैं, नए नए हमारे आविष्कार होने वाले हैं, है ना। इसके साथ साथ हमारी जो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट है वो भी बहुत अच्छी होती है, लोगों का एटीट्यूड मॉडर्न होता है, पढ़े लिखे लोग हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है तो लोगों के एटीट्यूड चेंज होते हैं, टेक्नोलॉजी को फॉलो कर पाते हैं,
मॉडर्न जो नए नए इन्वेंशंस होती है उसको दिमाग में फिट कर पाते हैं, चेंजेस जो हो रहे हैं चेंजेस को एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ों में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का रोल है। इसी तरह से लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ती है, जीवन जीने की उम्मीद बढ़ती है। पढ़ा लिखा बंदा है, स्किल्ड है, एक्सपर्ट है, तो बंदे की ज़िंदगी बहुत अच्छी रहती है ना। पढ़ा लिखा बंदा होगा तो अर्निंग अच्छी होगी, अर्निंग अच्छी होगी तो कपड़ा अच्छा पहनेगा, लाइफ अच्छी जीने वाला है, तो उसका लाइफ थोड़ी ज़्यादा अच्छी चलती है। अगली बात, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइफ जीने की क्वालिटी भी बढ़ जाती है क्योंकि उसकी एजुकेशन अच्छी है, हेल्थ अच्छी है, तो ये प्रोसेस ऐसे चलती रहती है। अपने बच्चों को भी अच्छा पढ़ाएगा लिखाएगा, अच्छे स्कूल में भेजेगा, तो ऐसा साइकिल चलता रहता है। आगे, कंट्रोल ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ, अगर पढ़ा लिखा बंदा है, एक्सपर्ट है, स्किल्ड है, समझदार है, समझता है बातों को, तो पॉपुलेशन के ऊपर भी कंट्रोल होगा, है ना। नहीं तो आपको पता है कि जो अनपढ़ लोग हैं क्या फैमिली प्लानिंग अच्छे से करते नहीं है, फिर 1 बेबी 2 बेबी 5 बेबी 10 बेबी, ये सारी कहानी से चलती रहती है। बट पढ़ा लिखा बंदा है, स्किल्ड है, उसको पता है कि भाई यहाँ तक की कहानी को स्टॉप करना है, तो वो तरीके से काम करेगा और क्या पॉपुलेशन की ग्रोथ के ऊपर भी कंट्रोल कर लेगा। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के कहीं ना कहीं बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। अगला जो हमारी बात आती है, कहता है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की इंडिया में कौन कौन सी हमको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। भाई इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को लेकर। पहली प्रॉब्लम तो भाई लोग अभी भी देखा जाए तो पॉपुलेशन को बहुत इंक्रीज कर रहे हैं, पॉपुलेशन तो बहुत बढ़ रही है ना। हमारे पास उतना लोगों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही हैं। मतलब पढ़े लिखे लोग इतने ज़्यादा हैं कि लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं या लोगों को हम पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं, तो पॉपुलेशन का बढ़ना बहुत बड़ा कारण है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो ही नहीं पा रहा है। दूसरा जो कारण है कि हम लोगों को काम के दौरान ट्रेनिंग ही नहीं दे पा रहे। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग, कि काम के साथ साथ लोगों को ट्रेनिंग दे दे, तो उतने लोगों को हम ट्रेनिंग ही नहीं दे पा रहे। तीसरी बात क्या है, लो एकेडमिक स्टैंडर्ड। कभी कभी आपने देखा होगा कि नई नई अकेडमी खुल रही हैं, स्कूल्स खुल रहे हैं, उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ही नहीं होती, घटिया घटिया स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम कर रहे हैं, घटिया घटिया रूल्स एंड रेगुलेशंस। बिना नेट क्वालिफाइड्स को एडमिशन ले लिया, या कोई नेट क्वालिफाइड है या कोई बच्चा पीएचडी करने के लायक है, उसको पैसों की वजह से ही एडमिशन नहीं दिया, उसके पास पैसा नहीं था। तो हमारे जो एकेडमी की जो स्टैंडर्ड्स हैं वो अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छी नहीं हो पा रही, प्रॉब्लम्स हैं। अगली बात क्या है, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्सेज भी अच्छे नहीं हैं, पैसा नहीं है लगा लो, है ना। अगली बात क्या है, ब्रेन ड्रेन। इंडिया में कोई भी इंसान पढ़ता है, अच्छी स्टडी करता है, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, नौकरी नहीं मिल रही है, पर वो बंदा क्या करेगा, फॉरेन में चला गया, तो ब्रेन ड्रेन की समस्या भी है। भाई पढ़ा लिखा यहाँ से, पैसा खाया उसने इंडिया से, कमाया उसने इंडिया से, सारा एजुकेशन उसने सारा इंडिया से लिया, बट चला गया नौकरी करने के लिए बाहर, तो ब्रेन ड्रेन मतलब लोग पलायन कर जाते हैं पढ़े लिखे भी, और फिर वो कंटिन्यू ऐसे ही काम चलता रहता है। लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग भी नहीं करते। भाई कितने लोगों को हमें साइंस स्ट्रीम में डालना चाहिए, स्कूल्स और कॉलेज में प्लानिंग नहीं होती है कि कितने बच्चों को कॉमर्स पढ़ाना है, कितने को साइंस पढ़ाना है, ताकि आगे के आने वाले 10-15 सालों को हम डिसाइड कर पाएँ। क्योंकि हम अगले 10-15 सालों को देखते नहीं हैं कि अगले 10-15 साल में हमको रियलिटी मार्केट में इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, सीए चाहिए, क्या चाहिए रियलिटी में, तो हम विदाउट प्लानिंग काम कर रहे हैं। एजुकेशन सेक्टर में धड़ल्ले से लोग एजुकेशन में काम कर रहे हैं, तो ये भी हमारी एक प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। अगली बात, वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी लोगों के दिमाग में तो बहुत है, बट प्रैक्टिकली नॉलेज के अंदर लोगों को हम ऊपर नहीं उठा पा रहे, साइंटिस्ट आगे नहीं आ पा रहे क्योंकि हम उसको पैसा नहीं दे पाते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज भी इतनी डेवलप नहीं हो पा रही जितनी हमारी इंडिया में हो जानी चाहिए थी। अगला टॉपिक है हमारा फिजिकल कैपिटल एंड द ह्यूमन कैपिटल। ये टॉपिक रियलिटी में आपकी बुक में दिया हुआ है, डिफरेंस की फॉर्म में भी दिया हुआ है। डिफरेंस आपको खुद स्टडी करना होगा कि ह्यूमन कैपिटल एंड द फिजिकल कैपिटल दोनों में क्या डिफरेंस है, बट मैं आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझा देता हूँ। फिजिकल कैपिटल क्या है, जैसे मार्कर है, ये पैनल है, कैमरा है ना, जो भी चीज़ें आपको फिजिकल फॉर्म में दिखाई देती है। जैसे आप किसी फैक्ट्री की बात करें, प्लांट है, मशीनरी है, फैक्ट्री है, बिल्डिंग है, कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, जो भी हमारा प्रोडक्शन में काम आता है, इंसान को छोड़कर, यस, इंसान को छोड़कर जो भी चीज़ें हमारी प्रोडक्शन में काम आ रही हैं वो सारी है क्या है, फिजिकल कैपिटल। अब इन फिजिकल कैपिटल के ऊपर ढंग से काम करवाने के लिए कौन चाहिए, ह्यूमन। तो इंसानों को यहां पर इन्होंने बोला हुआ है ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल का क्या मीनिंग है मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं। ह्यूमन कैपिटल रियलिटी में क्या है, इट रेफर टू द क्या,
स्किल्स की बात कर रहा है और जिसके अंदर एक्सपर्टाइज की बात कर रहा है। अब ये स्किल्स आएंगे कहां से, एक्सपर्टाइज आएगी कहां से, ये आएगा एजुकेशन से, ट्रेनिंग से या एक्सपीरियंस से। इसको हम गेन कर सकते हैं जिससे किसी भी कंट्री के अंदर वैल्यू एडिशन होती है, हमारी प्रोडक्शन की प्रोसेस चलती है। तो इट इज द स्टॉक ऑफ स्किल, एबिलिटी, एक्सपर्टाइज, एजुकेशन एंड नॉलेज एम्बॉडीड इन द पर्सन या पीपल। किसी भी पर्सन के अंदर इन सारी चीजों को हम लेकर चल रहे हैं, उसको हम मान के चल रहे हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन कैपिटल इज नीडेड टू मेक द इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। अब और मैंने ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दी थी। देखो जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, चाहे वो प्लांट की बात कर रहा हूँ, चाहे मैं मशीनरी की बात कर रहा हूँ, चाहे मैं फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ, या चाहे पैसे की बात कर रहा हूँ, रॉ मटेरियल की बात है, बिल्डिंग की बात है, इन सारे रिसोर्सेज का अच्छे से यूज कौन कर सकता है, इंसान कर सकता है, ह्यूमन कैपिटल। और यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि फिजिकल कैपिटल का एफिशिएंट यूज प्रॉपर तरीके से जो यूटिलाइज करने के लिए है, वो यूटिलाइज प्रॉपर तरीके से कौन करेगा, इंसान ही करने वाला है। यही बात यहाँ पर लास्ट लाइन में मेंशन है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या है। कहता है कि ह्यूमन कैपिटल रियलिटी में प्राइवेट और सोशल बेनिफिट्स दोनों अच्छा ही क्रिएट करता है। भाई एक बंदा एक्सपर्ट है, स्किल्स वाला है, एजुकेटेड है, वो खुद का तो ध्यान रखेगा, सोसाइटी का भी ध्यान रखने वाला है। यही बात इस पूरे पैराग्राफ में लिखी हुई है। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके, होल्ड करके, इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको अपने लेवल से एक बार स्टडी करके देख लीजिएगा। मैं चलता हूं अभी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ये डिफरेंस का टॉपिक था, ये मैंने आपको पहले बदल दिया है कि प्राइवेट, ये फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल का टॉपिक आपकी बुक में है, इसको स्टडी कर लीजिएगा। पर फिलहाल हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर हैं। अब हमारा चैप्टर का लगा लो कि हाफ पार्ट कवर हो चुका है। चैप्टर का हमारा हाफ पार्ट कवर हो चुका है, जिसमें हम बार बार बात कर रहे थे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब हमारा जो चैप्टर का जो नेक्स्ट हाफ पार्ट है, ये रियलिटी में एजुकेशन के ऊपर चलने वाला है, एजुकेशन एंड द ह्यूमन कैपिटल। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो देखो क्या लिख रहा है, एजुकेशन एज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये पैराग्राफ आपकी बुक में दिया हुआ है, इस पैराग्राफ को मैंने बस डिवाइड कर दिया है, पॉइंट्स की फॉर्म में समझ लेते हैं। पहली बात कहता है कि एजुकेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। कहता है भी ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात आती है कि एजुकेशन में क्या आता है, एजुकेशन हम कहाँ से ले सकते हैं। एजुकेशन टीचिंग से भी आती है, टीचिंग मतलब पढ़ लिख कर भी आती है, ट्रेनिंग से भी आती है, लर्निंग से भी आती है, ये सारी एजुकेशन का पार्ट है। अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाते पढ़ाते कुछ ना कुछ तो नया सीखता ही हूँ, या मैंने कहीं से ट्रेनिंग ली है तब भी मैं सीख रहा हूँ, है ना, कहीं से मैंने वीडियोस देखी हैं, कहीं से मैंने बुक पढ़ी है, लर्निंग की है, तो ये सारी एजुकेशन है। तो एजुकेशन से बहुत कुछ होता है। तो एजुकेशन रियलिटी में क्या करता है, नॉलेज को डेवलप करता है, स्किल्स को डेवलप करता है। कह रहा है कि बट अगर हम दूसरी कंट्रीज की बात करूं तो इंडिया के अंदर अभी भी एजुकेशन इतना अच्छे लेवल पर इंक्रीज नहीं हुआ है। इंडिया के अंदर अभी भी नॉट बीन सो इंकरेजिंग, जितना ज़्यादा इंकरेज नहीं हुआ है। फिर भी इंडिया में हम अच्छे हैं। इंडिया में लिटरेसी रेट कम है। अगर हम 2011 की जनगणना जब हमारी हुई थी, अगर हम उसको काउंट करें तो इंडिया में हमारी पॉपुलेशन पढ़ी लिखी कितनी थी, 74.04%। और दूसरी जो कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, वहां पर डेटा क्या चल रहा है, 90 से 95% वहां पर लोग पढ़े लिखे हैं, लिटरेट है, जिनको पढ़ना लिखना आता है। दूसरी कंट्रीज की बात करें, अब यहां पर ही दो वर्ड आ गए, देखो बार बार, एजुकेशन एंड लिटरेसी। एजुकेशन का मतलब क्या है, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। जबकि लिटरेसी का मतलब क्या है, लिटरेसी का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जिसको पढ़ना और लिखना भी आता हो ना, चाहे वो स्कूल ना गया हो, अगर उस पर्सन को पढ़ना लिखना आता है ना, तो वो हम उसको क्या बोलेंगे, वो बंदा लिटरेट है, लिटरेसी। तो यहाँ पर एजुकेशन और लिटरेसी दोनों वर्ड्स को ध्यान से समझ लो। एजुकेशन के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन की बात कर रहा है, जबकि लिटरेसी के अंदर किसकी बात कर रहा है, एबिलिटी टू रीड एंड राइट। पढ़ने और लिखने की भी अगर क्षमता है ना किसी में बंदे में, तो वो लिटरेट है। आगे बात करते हैं, कहता है कि एजुकेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या इंपॉर्टेंस है। भाई एजुकेशन से क्या होता है, एक बंदा रिस्पॉन्सिबल बनता है, एक बंदे को पता है क्या ठीक है क्या गलत है, उसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास रहता है। एजुकेशन से क्या होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप होती है। एजुकेशन से क्या होता है, हम चाहे नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें या ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें, उनको हम प्रॉपर यूज कर सकते हैं। एजुकेशन से एक पर्सन मेंटली स्ट्रांग बनता है,
एजुकेशन से किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प मिलती है। एजुकेशन से क्या होता है, हमारा जो कल्चरल स्टैंडर्ड है उसको भी हम प्रमोट कर सकते हैं। एजुकेशन से क्या होता है, ह्यूमन की पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है, क्योंकि कोई भी इंसान पढ़ा लिखा होगा, अच्छी नौकरी करेगा, अच्छा पैसा कमाएगा, अच्छा रहन सहन होगा, तो ये एजुकेशन से फायदे होते हैं। तो एजुकेशन का हमने क्या स्टडी किया, एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है और एजुकेशन के क्या ऑब्जेक्टिव हैं। चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आगे स्टडी करने को मिल रहा है कि भाई गवर्नमेंट एजुकेशन या हेल्थ के मामले में क्यों इंटरफेयर करती है, क्यों इंटरफेयर करे या क्यों करती है। कारण नंबर 1, पहली बात, दीज सेक्टर्स नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट। अब चाहे एजुकेशन सेक्टर की बात करें या हेल्थ सेक्टर की बात करें, दोनों के दोनों सेक्टर में पैसे की नीड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो पुअर हैं या बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर हैं, गरीबी रेखा के नीचे काम करते हैं, उनको हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं मिलती, एजुकेशन की फैसिलिटीज अच्छी नहीं मिलती, तो उन लोगों के लिए गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की नीड है। दूसरी बात क्या है, इट इज़ डिफिकल्ट टू एक्सपेक्ट अ प्राइवेट सेक्टर। हम प्राइवेट सेक्टर से उम्मीद ही नहीं कर सकते कि वो ज़्यादा लोगों को बेनिफिट दे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर रियलिटी में कोई भी सिस्टम को खड़ा करता है, कोई भी स्कूल या कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को खड़ा करता है, तो सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, खुद के खर्चे पूरे करेगा। खुद के खर्चे पूरे करने के लिए वो प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, फीस ज़्यादा रखता है। हेल्थ सेक्टर के लिए हॉस्पिटल खड़ा करता है तो लोगों से चार्जेस ज़्यादा लगता है। तो हम प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर खुद के बेनिफिट के लिए ज़्यादा काम करता है, सोशल वेलफेयर में कम काम करता है। तीसरी बात, गवर्नमेंट इंटरफेयर क्यों करती है, क्योंकि मैंने आपको बताया पुअर लोग हैं, हमारी पुअर कंट्री है, ज़्यादा बड़े बड़े प्राइसेस पे नहीं कर सकती, इसलिए गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है। चौथी बात, अनअवेयर अबाउट द क्वालिटी एंड द कॉस्ट ऑफ सर्विसेज। लोगों को सर्विसेज के बारे में, लागतों के बारे में, खर्चों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट ने कोई नई स्कीम चला दी, भाई तुम लोगों का मैं इलाज फ्री करूँगी, ये लोगों को नॉलेज नहीं होती है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, आज की डेट के अंदर क्या होता है कि सिर्फ 5 रुपए की स्लिप ऑन द काउंटर आपकी कटती है, वो भी पूरे 1 साल के लिए वैलिड होती है। उस 5 रुपए की स्लिप को आप पूरा साल यूज़ कर सकते हो, दोबारा स्लिप भी आपको कटवाने की नीड नहीं होती। तो ये सिविल हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ के बारे में लोगों को नहीं पता होता। आप सिविल हॉस्पिटल से बाहर कहीं पे भी अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए जाओ, 600 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये आम बात है। बट वही आप अल्ट्रासाउंड सिविल में कराओ तो कुछ लोगों का तो फ्री भी हो जाता है, नहीं तो 100 या 200 माइनर सा ही चार्जेस आपको पे करना पड़ता है। तो ये फैसिलिटीज़ के बारे में लोगों को नॉलेज ही नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट बार बार इंटरफेयर करती है, न्यूज़ में देती है, अखबारों में देती है, सोशल मीडिया में देती है, भाई हमारी भी फैसिलिटीज़ है, फ्री वाली फैसिलिटीज़ ले लो। तो लोगों को नॉलेज नहीं है, लोगों को नॉलेज देने के लिए गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। और ये एजुकेशन और हेल्थ दोनों के ऊपर हर इंसान का अधिकार है। तो इसलिए आपको पता है ना, गवर्नमेंट ने कुछ राइट टू एजुकेशन में निकाला, या लोगों को, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए बच्चे स्कूल में जाएं, मिड डे मील की सर्विस भी दी। तो एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर हर इंसान का अधिकार है। तो लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती, तो इसलिए गवर्नमेंट बार बार इंटरफेयर करती है। छठी बात, गवर्नमेंट नीड टू मेक प्रोविजन फॉर द फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन एटलीस्ट फॉर द बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो सोसाइटी के बैकवर्ड सेक्शन के लोग हैं, जो पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते, उनको स्कूल्स में भेजने के लिए गवर्नमेंट को काफ़ी सारे प्रोविज़न बनाने चाहिए। तो ये सारे कारण वो है जो आपको बता रहे हैं कि गवर्नमेंट क्यों इंटरफेयर करती है, या गवर्नमेंट को क्यों इंटरफेयर करना चाहिए, किस मामले में, एजुकेशन और हेल्थ के मामले में। अगला टॉपिक क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन। अब ये टॉपिक भी एज इट इज आपकी बुक में दिया हुआ है, बहुत बड़ा पैराग्राफ है, 2 पेजेस में बातें लिखी हुई हैं, बट मैंने 2 पेजेस को थोड़ा सा यहाँ पर कंक्लूड करके यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये देखो, कहते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को हम 2 तरीकों से मेजर कर सकते हैं। पहली बात, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट से, या जीडीपी का कितना परसेंटेज है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना करती है एजुकेशन पे, इसको मेजर कर सकते हैं। पहली बात क्या लिख रहा है, कहता है किसी भी कंट्री में अगर एजुकेशन के ऊपर अगर ग्रोथ करानी है, स्पेशली हम इंडिया की बात करें, तो गवर्नमेंट को कम से कम एजुकेशन के ऊपर जीडीपी का 6% स्पेंड करना चाहिए, खर्चा करना चाहिए। फिर टोटल जीडीपी का जितना भी है, कम से कम 6% तो खर्चा हो एजुकेशन के ऊपर, पर रियलिटी में होता नहीं है। इंडिया में लगभग ये 3-4% ही चल रहा है। दूसरी बात क्या, 1999 के अंदर गवर्नमेंट ने एक तपस मजूमदार कमेटी बनाई, जिसकी एक उम्मीद थी, जिसको एक एस्टिमेशन था भी गवर्नमेंट खर्चा करेगी
लगभग 1.37 लाख करोड़। 10 साल का इन्होंने एक डेटा दिया था। 1998 से लेकर 2007 इन्होंने एक डेटा प्रेजेंट किया था भी गवर्नमेंट को इतना खर्चा करना चाहिए, कितना 1.37 लाख करोड़। ठीक है, किसको, कौन सी एज ग्रुप को लाने के लिए, 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन के अंदर कवर करने के लिए इन्होंने एक आइडिया दिया था, भाई इतना खर्चा लगभग हो जाएगा। बट हम जीडीपी का सिर्फ 4.4% ही खर्चा कर पा रहे हैं। 2014-15 का अगर डेटा देखें, हिमाचल प्रदेश में एक्सपेंडिचर जो एजुकेशन पे है बहुत अच्छा हुआ है, जबकि बिहार में सबसे कम हुआ है। अब कितना हुआ है ये डेटा आपकी बुक में दिया हुआ है, एक बार थोड़ा रिव्यू ले लेना, हो जाएगा। प्राइमरी और मिडिल स्कूल एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, 49.68% हुआ है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बात करें तो टोटल एक्सपेंडिचर एजुकेशन के ऊपर कितना हुआ है, 12.74%। तो ये सारा डेटा आपकी बुक में पैराग्राफ की फॉर्म में दिया हुआ है, देख लेना। तो इस एक्सपेंडिचर के अंदर सिर्फ हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर ने कितना खर्चा कर दिया इस एजुकेशन के ऊपर वो डेटा गिवन नहीं है, क्योंकि उस डेटा को अगर हम ले लें तो ये डेटा बहुत हाई चला जाएगा। तो ये जहाँ पर हमें 6% की बात कर रहे थे तो ये 6% भी शायद क्रॉस हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, ये टेबल आपकी बुक में दी हुई है। तो यहाँ पे जनरल एजुकेशन का क्या एक्सपेंशन रहा है, ये टेबल एज इट इज आपकी बुक में से है, आप देख लेना। नेक्स्ट टेबल भी आपकी बुक में से है, एजुकेशनल अटेनमेंट इन इंडिया। इंडिया के अंदर हमने एजुकेशन के मामले में कितना कुछ क्या हासिल कर लिया है, ये सब दिया हुआ है। एडल्ट के मामले में प्राइमरी कंप्लीशन रेट क्या है, यूथ लिटरेसी रेट क्या है, मेल फीमेल सारा डेटा दिया हुआ है आपका बुक में से एज इट इज है। 1990, 2000, 2011, 2017, 18 ये डेटा आपकी बुक में एज इट इज टेबल दी हुई है, आप उसके ऊपर एक बार रीडिंग ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। कहता है कि एजुकेशन भाई इंडिया में अभी एक चैलेंजिंग फेज के अंदर है, अभी भी हम एजुकेशन के मामले में प्रॉब्लम तो फेस कर रहे हैं। ये टॉपिक भी आपकी बुक में एज इट इज दिया हुआ है, बट फिर भी मैं आपको रीड करा रहा हूँ। कारण क्या है, एजुकेशन के मामले में आज भी हम प्रॉब्लम क्यों फेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, बुनियादी सुविधाएं आज भी हमारी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए हम एजुकेशन के मामले में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। बच्चे स्कूल जाने से ही मना करते हैं, कुछ बच्चों को तो डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम आती है, किसी के बर्थ सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम है, किसी का घर का एड्रेस ठीक नहीं है डॉक्यूमेंट के अंदर, तो इन वजहों से भी बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पाता है। तीसरी बात, कभी कभी पेरेंट्स को मजबूर किया जाता है स्कूल की फीस पे करने के लिए, मजबूर किया जाता है, यस, इसलिए भी एजुकेशन अच्छी नहीं चलती है। प्रेजेंटली लगभग 36 करोड़ लोग हैं जो अभी भी इलिटरेट है, जिनको पढ़ना लिखना तक नहीं आता है। लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज, लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का ये डेटा दिया हुआ है 2011-12 का, जिसके अंदर हम कुछ डेटा हमारा गांवों का है, कुछ डेटा हमारा शहरों का भी है। तो गांवों में बात करें तो गांवों में जो ग्रेजुएट लोग थे वो अनएम्प्लॉयमेंट कितने थे, 19%, और शहरों में अगर बात करें तो 16%। और फीमेल की बात करें तो फीमेल का डेटा तो थोड़ा सा वो भी वर्स्ट है, थोड़ा बुरा है, 30% इलिटरेट। जेंडर बाइनेस ज़्यादा रही है, फीमेल कैंडिडेट्स का जो एनरोलमेंट का रेशो है कम रहा है, बल्कि स्कूल कॉलेज वो बहुत जल्दी ड्रॉप कर देती हैं क्योंकि उनकी शादियां हो जाती होंगी या कुछ और समस्याएं होती होंगी, तो फीमेल्स का ड्रॉप आउट रेशो ज़्यादा रहा है। गाँवों को हम बहुत अच्छे से लेवल पर एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स खुल रहे हैं, अच्छी फीसिस वो लोग चार्ज करते हैं, तो ये भी कारण है। और लोगों को ये भी लगता है आज के टाइम में कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर, ये प्राइवेट स्कूल्स के अंदर स्टडी ज़्यादा अच्छी होती है ना, स्टडी बहुत अच्छे से कराई जाती है, तो इसलिए प्राइवेट स्कूल ज़्यादा खुल रहे हैं, तो एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। 11वीं बात, लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन, गवर्नमेंट भी एजुकेशन पे ज़्यादा खर्चा नहीं कर पा रही है या नहीं कर रही है, व्हाटएवर जो भी है। तो इसका भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिलहाल ये टॉपिक एज इट इज़ आपकी बुक में दिया हुआ है। नेक्स्ट एंड द लास्ट, हाउएवर वीमेन एजुकेशन नीड टू बी प्रमोटेड, कहीं ना कहीं वीमेन एजुकेशन को, जो महिलाएं हैं उसकी एजुकेशन को प्रमोट करने का भी काम हो रहा है या हुआ है या करना चाहिए। टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए या इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए, सोशल स्टेटस के लिए, वीमेन के लिए, ये सब बहुत जरूरी है। तो वीमेन एजुकेशन मेक ए फेवरेबल इम्पैक्ट ऑन द फर्टिलिटी रेट, क्योंकि अगर महिलाएं पढ़ी लिखी हैं तो उनको पता रहता है कि भाई शादी कब करनी है, ब्याह कब करना है, बच्चा कब पैदा करना है, तो ये चीज़ें तब आती है जब एक
महिला अच्छी पढ़ी लिखी है तो उसको अपने डिसीजन खुद लेने आते हैं। अदरवाइज फैमिलीज़ की प्रेशर में, अपने हस्बैंड के प्रेशर में कभी कभी कुछ डिसीजंस गलत भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत बेनिफिट है, उसको अपनी हेल्थ केयर का पता रहता है, हेल्थ केयर उसकी अपनी खुद की भी, अपने बच्चों की भी। तो पढ़ा लिखा होना, वीमेन का एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इंडिया के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, एक कैंपेन भी चलाया गया था। ये लॉन्च किया था इंडियन गवर्नमेंट ने 2015 में, जिसके अंदर हमने बात की थी कि भाई जितनी भी लड़कियां हैं सबको हमको पढ़ाना है, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है, उनकी वेलफेयर के ऊपर पैसा खर्च करने की बात की गई। तो ये सारे अभियान, सारे ये प्रोजेक्ट हमारे चले हैं। तो इन इनिशिएटिव का, ये जो इनिशिएटिव्स हैं, इन इनिशिएटिव का क्या ऑब्जेक्टिव है? जेंडर बायसनेस ना हो, है ना, लेडीज़ पढ़ी लिखी हो, उनकी हेल्थ अच्छी हो, उनके बच्चे अच्छे हों, है ना, सर्वाइव कर पाएँ सोसाइटी के अंदर, अपने बच्चों की वो एजुकेट कर पाएँ और उनको भी प्रोटेक्शन कर पाएँ, है ना। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो इन बेनिफिट्स को, इन टॉपिक को अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तब भी आपको मिल जाएगा कि भाई जितने भी वीमेन को एम्पावर करने के लिए, वीमेन की एजुकेशन के लिए जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कवर हो चुका है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। टॉपिक बहुत ईजी है, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा मे बी कंफ्यूजन हो सकता है, ह्यूमन कैपिटल क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ह्यूमन कैपिटल इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज ए फ्लो कॉन्सेप्ट। ये टॉपिक मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर भी किया है और फिर आगे न्यूमेरिकल फॉर्म में भी क्लियर किया है। तो आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा वीडियो एक बार चाहें तो रिकैप कर सकते हैं। तो हाफ चैप्टर हमारा लगभग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को लेके घुमा रहा है और हाफ चैप्टर हमारा कहाँ पर आ गया फिर से, एजुकेशन प्लस ह्यूमन। तो ये टॉपिक बहुत ईजी है। मिलता हूँ मैं आपको जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में।